हाय फ्रेंड, आई एम सीए प्रमोद मदान। आज जो वीडियो हमने बनाया है ये है इनकम टैक्स प्रोविजन फॉर हाउस प्रॉपर्टी सेल। अगर आप नियर फ्यूचर में कोई हाउस प्रॉपर्टी सेल करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे कि अगर हाउस प्रॉपर्टी बेचते वक्त आपको कौन कौन सी चीज़ों का बातों का ध्यान रखना है। अब हाउस प्रॉपर्टी जब भी आप बेचने जाते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि उसका जो सेल वैल्यू है वो क्या होना चाहिए। वैसे तो सेल वैल्यू नेगोशिएशन से डिसाइड होता है, लेकिन इनकम टैक्स में कुछ रूल्स है। एक सेक्शन 50C करके है, गवर्नमेंट ने सेक्शन 50C लाया है कि जो सर्कल रेट रहता है, जो स्टैम्प ड्यूटी का वैल्यू रहता है, उस वैल्यू से आपका सेल वैल्यू कम नहीं होना चाहिए। उससे ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं होना चाहिए। इसमें बजट 2018 में गवर्नमेंट ने कुछ छूट दी थी कि ठीक है, आपका अगर वैल्यू कम रहता है तो वो 5% से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। मतलब सपोज कोई गवर्नमेंट का रेट 1 लाख रुपए है तो आपकी सेल वैल्यू 95,000 तक हो सकती है। इससे कम अगर होगी तो आपको जो सर्कल रेट है या जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो आपका सेल वैल्यू माना जाएगा। अभी फाइनेंस एक्ट 2020 में इसमें अमेंडमेंट करके 5% की लिमिट को 10% किया गया है। अब इस चीज़ को एक एग्जांपल के द्वारा हम लोग समझते हैं। मिस्टर कुमार ने एक रेसिडेंशियल हाउस परचेज किया था जनवरी 2016 में 50 लाख रुपीस का। 31 मार्च 2021 को उन्होंने इसको सोल्ड करने का प्लानिंग किया 80 लाख रुपीस का। उस दिन इसका स्टैम्प ड्यूटी जो वैल्यू था वो 83 लाख का था। अब एक्चुअल सेल वैल्यू इस केस में 80 लाख है, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सर्कल वैल्यू 83 लाख है। 83 लाख का 5% होता है 4,15,000। 83 लाख माइनस 4,50,000 करेंगे तो ये आ गया 78.85 लाख, यानी 78,85,000 तक की आप रजिस्ट्री कर सकते हो। इस केस में आप 80 लाख की रजिस्ट्री कर रहे हो तो आपका जो 80 लाख का रजिस्ट्री का जो वैल्यू है उसी को सेल वैल्यू माना जाएगा, क्योंकि ये 5% के अंदर है। अब इसी केस को दूसरे एंगल से देखते हैं। मिस्टर कुमार ने रेसिडेंशियल हाउस परचेज किया था जनवरी 2016 में सेम 50 लाख रुपीस का। अब वो 31 मार्च 2021 को इसको 80 लाख में बेच रहे हैं, लेकिन इस केस में स्टैम्प ड्यूटी जो वैल्यू निकाला गया वो 90 लाख था। अब एक्चुअल सेल वैल्यू 80 लाख रुपीस, स्टैम्प ड्यूटी या सर्कल रेट वैल्यू 90 लाख रुपीस। 90 लाख का 5% आता है 4,50,000। 90 लाख माइनस 4,50,000 किया तो वो आता है 85.50 लाख रुपीस। लेकिन हमारा जो यहाँ पे एक्चुअल सेल वैल्यू है वो 80 लाख है। तो इस केस में क्योंकि आपका जो डिफरेंस है वो 5% से ज़्यादा है, तो इस केस में जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 90 लाख रुपए उसे ही आपका सेल वैल्यू माना जाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसको आपको जब भी आप सेल करने जाएंगे तो ये चीज़ जरूर आप देखिए, उस प्रॉपर्टी का स्टैम्प वैल्यू निकाल के कि स्टैम्प वैल्यू से आपकी प्रॉपर्टी का वैल्यू कम तो नहीं आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो उस वक्त आपको देखना है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है या शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स है। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स कैसे होती है? आपने जो प्रॉपर्टी होल्ड कर रखी थी, जो भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी आपने बनाई थी या परचेज की थी या जो भी कंस्ट्रक्ट की थी, उस वो 24 महीने से ज़्यादा की आपके पास होल्डिंग होना चाहिए जिस दिन आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। मिस्टर कुमार परचेज रेसिडेंशियल हाउस जनवरी 2016 में इन्होंने 50 लाख में परचेज किया था और ही सोल्ड द हाउस इन 31 मार्च 2021 फॉर 80 लाख रुपीज़। पीरियड ऑफ होल्डिंग इस केस में 63 मंथ। एसेट जो इसने हेल्ड करी थी इनके पास जो थी वो मोर देन 24 मंथ थी। इट्स कंसिडर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स अगर वो एक बार हो जाती है एसेट लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है तो उस पर जो गेन आएगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के रूल उसमें एप्लीकेबल होंगे। अब क्वेश्चन आएगा कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स, ये सब चीज़ें क्या है भाई, क्यों इसकी जरूरत पड़ी है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इस पुराने केस में एक और केस स्टडी कर लेते हैं हम लोग कि भाई सेम केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसा होगा। मिस्टर कुमार है सेम केस में, इन्होंने जनवरी 2020 में एसेट
परचेज की थी 50 लाख रुपीज़ की, और 31 मार्च 2021 को उन्होंने उसको 80 लाख में सेल करने का प्लानिंग किया। अब इस केस में इनकी जो पीरियड ऑफ होल्डिंग थी वो लेस देन 24 मंथ थी, 15 मंथ थी। एसेट हेल्ड लेस देन 24 मंथ इज कंसिडर्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। अगर वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है तो उस पर लगने वाला जो गेन रहेगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रहेगा, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के जो रूल है वो उसको एप्लीकेबल हो जाएंगे। अब रीजन क्या है बाइफिकेशन का, रीजन क्यों जरूरत पड़ी है कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म क्यों जरूरत है? द टैक्सेबिलिटी ऑफ कैपिटल गेन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गेन वेदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। Hence, to determine the taxability capital gain are classified into short-term capital gain and long-term capital gain। यानी दोनों के जो टैक्स रेट्स है वो अलग अलग है, दोनों पे मिलने वाली छूट्स अलग अलग है। इसलिए पहले ये डिसाइड करना जरूरी है कि हमारे जो एसेट हम सोल्ड कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स है। एक बार डिसाइड होगा कि वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स के लिए जो रूल्स है वो उसको एप्लीकेबल हो जाएंगे। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है, अपने एसेट डिसाइड होगा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है, उसकी जो होल्डिंग है 24 मंथ से ज़्यादा है, डिसाइड होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है, उस पर जो प्रॉफिट आएगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। और उसका कंप्यूटेशन कैसे करेंगे, तो यहाँ पर उसका फार्मूला दिया हुआ है। पहला है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, सेल कंसिडरेशन ऑफ एसेट्स। आपने समझ ली जो भी आपने एसेट का 1 लाख रुपए सेल का आपने जो डिसाइड किया वो उसका फुल वैल्यू होगा। इसको आगे एक एग्जांपल की तरह समझेंगे। लेस उसमें एक्सपेंडिचर इनकम होली और एक्सक्लूसिव करेक्शन विद ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट लाइक ब्रोकरेज कमीशन एडवर्टाइजमेंट। कुछ एसेट्स को सेल करने के लिए आपको कुछ ब्रोकरेज देना पड़ता है, कमीशन देना पड़ता है, आपने कोई एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किया तो खर्चे आपको सेल वैल्यू में से उसका डिडक्शन अलाउ है। टोटल सेल वैल्यू में से ये एक्सपेंडिचर माइनस करने के बाद जो आएगा वो आएगा आपका नेट सेल कंसिडरेशन। उसमें से आपको इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, आपकी जो परचेज कॉस्ट थी उसकी इंडेक्स वैल्यू आपको मिलेगी। इंडेक्स कॉस्ट क्या, ये चीज़ को हम आगे समझाएंगे इसको। एंड सेकंड है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ, अगर आपने कुछ एसेट में इम्प्रूवमेंट किया था, आपने कुछ एसेट खरीदने के बाद या उसको कंस्ट्रक्शन के बाद फर्दर उसमें कुछ अमेंडमेंट कुछ आपने एडिशंस किया था तो उसकी भी छूट यहाँ मिलेगी। तो ये दोनों डिडक्शन मिलने के बाद जो नीचे आएगा वो आएगा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। अब इंडेक्शन क्या है? इंडेक्शन इज द प्रोसेस बाय विच द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एडजस्टेड अगेंस्ट द इन्फ्लेशन। आप सबको मालूम है कि 10 साल पहले हमने जो चीज़ 100 रुपये में खरीदी थी, आज उसको खरीदने जाएंगे तो हमको 100 रुपये में नहीं मिलेगी, उसके लिए हमको ज़्यादा पैसे देना पड़ेंगे। इसी को इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन यानी आपके रुपीज़ का जो वैल्यू है वो घट जाता है। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए इन्फ्लेशन इंडेक्स बना रखे हैं। तो आपका जो परचेज वैल्यू है उसको गवर्नमेंट इंडेक्स करने का आपको देती है कि आपने जो एसेट परचेज की थी, अगर सेम एसेट को अगर आज खरीदने जाते हैं तो इंडेक्स के हिसाब से उसका क्या वैल्यू रहेगा, उसके हिसाब से आपको छूट मिलती है। सेम आपने जो उसमें कुछ एडिशंस किया था तो उसमें भी उसके हिसाब से छूट मिलती है। तो यहाँ पर जो फार्मूला आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, आपने जो जिस रेट में एसेट खरीदी थी मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। जिस साल आप एसेट्स को बेच रहे हैं उस साल का इंडेक्स रेट डिवाइड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन। जिस साल आपने एसेट खरीदी थी उस साल का इंडेक्स से उसको डिवाइड करना है। ये गवर्नमेंट ने हर ईयर कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स गवर्नमेंट पब्लिश करती है। सबसे पहले 2001-2 में जो इंडेक्स था वो 100 था, और अभी आप देखेंगे तो 2020-21 यानी 2021 में ये इंडेक्स रेट आ गया 301। अब इसको एक अपन एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। मिस्टर राजा परचेज ए फ्लैट इन मई 2004 फॉर ₹84,000। मिस्टर राजा करके इन्होंने एक फ्लैट परचेज किया था मई 2004 में 84,000 का, एंड सोल्ड द सेम इन मार्च 21 फॉर 10,10,000 में। इस केस में उन्होंने ब्रोकरेज दिया है 10,000। वट विल बी द टैक्सेबल कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर राजा? तो इस केस में जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है, सेल कंसिडरेशन जो उनको मिला है वो 10,10,000, 10,10,000 मिला, लेस एक्सपेंडिचर इनकर्ड होली और एक्सक्लूसिव इन कनेक्शन विद ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। इस केस में उन्होंने ब्रोकरेज 10,000 दिया था इस सेल को करने के लिए, उसका डिडक्शन मिलेगा। नेट सेल कंसिडरेशन आया इनका 10 लाख रुपीज। अब
इनकी जो परचेज कास्ट थी वो 84,000 थी, लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ जो वैल्यू हमने डाली है वो 2,23,752 डाली है। ये कैसे कैलकुलेट हुई है आगे बताते हैं। अभी जो हमने आपसे डिस्कशन किया था कि इंडेक्स वैल्यू का जो आपको बेनिफिट मिलता है, ये उस 84,000 का इंडेक्स वैल्यू निकाला हुआ है। कैसे निकालते हैं इंडेक्स वैल्यू, उसको देख रहे हैं यहाँ पे। 84,000 मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर। अभी आपको इंडेक्स का लास्ट चार्ट दिखाया था, अभी 2021 में इंडेक्स वैल्यू है 301, और परचेज वाला ईयर जो उनका था वो था 4/5। ईयर 4/5 का आप इंडेक्स वैल्यू देखेंगे 113। तो 84,000 मल्टीप्लाई बाय 301 डिवाइड बाय 113, तो ये जो वैल्यू आया 2,23,752 रुपये, ये उस एसेट की कॉस्ट निकली है। तो अब इस एग्जाम्पल में वापस आते हैं। 10,10,000 में हमने ये प्रॉपर्टी सेल की थी, 10,000 का हमको ब्रोकरेज उसमें खर्चा आया था, वो हमने माइनस किया। नेट सेल्स कंसिडरेशन बचा 10 लाख, उसमें से हमने परचेज का इंडेक्स कॉस्ट निकाला है, वो अभी अभी आपको डिस्कशन किया है, वो आया 2,23,752 रुपये, लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। अगर आपने कोई इम्प्रूवमेंट किया है उसका भी इंडेक्स कॉस्ट आपको अदा हुआ है। इस केस में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, इसलिए कुछ नहीं है। तो यहाँ इस केस में आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया 7,76,248 रुपये। अब इस पर टैक्स कितना आएगा। अब 7,76,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 20% टैक्स लगता है। 7,76,000 पे 20% 1,55,250 प्लस सरचार्ज 3% 4,657, टोटल टैक्स पेबल बाय 159,907। अब एडजस्टमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगेंस्ट द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। अब यहाँ हम डिस्कशन कर रहे हैं कि हर टैक्स पेयर को एक बेसिक एग्जम्पशन लिमिट अलाउड है। जो सुपर सीनियर सिटीजन है, जिनकी एज अबाउ 80 ईयर्स है, उनके लिए 5 लाख की लिमिट है, 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता। 60 से 80 साल की एज वालों को 3 लाख की लिमिट है, और इसके नीचे वालों को 2.5 लाख की लिमिट है। नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल, इनके लिए भी 2.5 लाख की लिमिट है। HUF और HUF को भी 2.5 लाख की लिमिट है। अब एडजस्टमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल अगेंस्ट द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। सपोज आपकी दूसरी कोई इनकम नहीं है और सिर्फ आपने कोई फ्लैट बेचा है, उससे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया है। उस केस में आपके केस में जो भी आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है 2.5 लाख, एज 60 के नीचे है, 60 से 80 के बीच में है तो 3 लाख, और अबाउ 80 है तो 5 लाख, तो ये आपको उसमें छूट मिलेगी। यानी अगर इस केस में हम लोग जाएँ, अगर यहाँ पे जो 7,76,248 रुपये का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया था, अगर आप सुपर सिटीजन है, 5 लाख का आपका एग्जम्पशन है, तो 5 लाख का आपको यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बैलेंस पे टैक्स लगेगा। अगर नॉर्मल पर्सन है बिलो 60, तो उस केस में आपको यहाँ 2.5 लाख का छूट मिलेगा। यानी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट में अगर आपकी कोई दूसरी इनकम नहीं है, अगर कोई दूसरी इनकम है, सपोज कोई आपकी बैंक इंटरेस्ट की इनकम है, उस केस में वो इनकम पहले माइनस होगी, बाद में जो बैलेंस बचेगा उसमें से ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस होगा। अब हम लोग बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करते हैं, PPF, LIC, NSC, 1.5 लाख तक का हमको 80C में एग्जम्पशन है, उसके अलावा 80U में बहुत सारे सेक्शन में एग्जम्पशन है। लेकिन इस केस में आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। यानी आपने अगर मान लीजिए आपकी कोई इनकम नहीं है, तो आपको बेसिक एग्जम्पशन जो आपकी लिमिट है 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख मिलेगी, लेकिन आपने कुछ भी इन्वेस्टमेंट किया उसका आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। अब एक एग्जांपल देखते हैं। मिस्टर कपूर का एज 59 ईयर है, रिटायर्ड पर्सन है। उन्होंने एक फ्लैट परचेज किया था दिसंबर 2015 में और सोल्ड कर दिया उन्होंने अप्रैल 2019 में। टैक्सेबल जो उनका गेन है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, उनको 6 लाख रुपए का गेन आया समझ लीजिए। अपार्ट फ्रॉम द गेन सेल ऑफ लैंड ही इज नॉट हैविंग एनी इनकम, इसके अलावा उनकी कोई भी इनकम नहीं है। उन्होंने 1 लाख रुपए इसमें PPF अकाउंट में डाल दिया, 50,000 रुपये NSC अकाउंट में डाल दिया। ही वांट टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C ऑन अकाउंट ऑफ 1,50,000 का वो क्लेम चाह रहे कि हमको छूट मिले, लेकिन ऐसा नहीं है। इस केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 6 लाख रुपए का था, उसमें डिडक्शन 80C से 80U का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख की उनको मिलेगी। टैक्सेबल इनकम उस केस में होगी उनकी 3.5 लाख रुपए। अब
सवाल आ गया कि टैक्स तो निकाल लिया हमने कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स आ गया, तो इसमें कुछ एग्जाम्पशन हमको अवेलेबल है क्या, कैसे इस टैक्स को बचाया जाए, आपके दिमाग में आ गया इस टैक्स को कैसे बचाया जाए। तो इसमें कुल 3 सेक्शन है हाउस प्रॉपर्टी के लिए, बाकी प्रॉपर्टी के लिए अलग अलग सेक्शन है, हम लोग सिर्फ यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी फ्लैट की बात कर रहे हैं। तो पहला सेक्शन 54 है, ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। किसको मिलेगा ये, इंडिविजुअल और एचयूएफ दोनों को ही मिलेगा। क्या होना चाहिए, कैपिटल एसेट ट्रांसफर करना चाहिए, रेसिडेंशियल हाउस उसने सेल करना चाहिए, उसके कारण एक गेन आना चाहिए। नेचर ऑफ कैपिटल एसेट्स कैसी होना चाहिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। अभी हम लोग डिस्कस किया था लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स क्या होती है, जो 24 मंथ से ज़्यादा की जिसको हमारा होल्डिंग रहता है। अब कैसे मिलेगी छूट, आपको एक नई एसेट्स नया रेसिडेंशियल हाउस परचेज करना पड़ेगा। टाइम लिमिट क्या दी है, इसकी टाइम लिमिट दी है कि जिस दिन आपने सेल किया था अपना प्रॉपर्टी, उसके 1 साल पहले या उसके 2 साल बाद तक आपको नया हाउस परचेज करना पड़ेगा, या फिर उस ट्रांजेक्शन से 3 साल के अंदर आपको नया हाउस कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, अभी मान लीजिए कि अभी आपका कोई प्लानिंग नहीं है और आपको लग रहा है कि आपको अभी कोई लैंड नहीं ले लेके आपको आगे जाके लैंड खरीद के उसके ऊपर मकान बनाना है या आगे कोई फ्लैट परचेज करना है, तो उसके लिए कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम है, हर नेशनलाइज बैंक में स्कीम रहती है। आपका जो अमाउंट आया है आप उसमें रिटर्न भरने की ड्यू डेट के पहले उस अमाउंट को उस कैपिटल गेन अकाउंट में डलवा दीजिए। और जब भी आपका वो पीरियड जो दिया आपको 2 साल 3 साल, उसके अंदर जब भी आपका परचेज या न्यू कंस्ट्रक्शन करने का उसके अंदर आपको मौका मिलता है तो उसके कैपिटल गेन अकाउंट का फंड को आप यूज़ कर सकते हैं। एग्जम्पशन क्या मिलेगा इस केस में, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन्वेस्टेड इन न्यू एसेट्स, जो आपको गेन आया है आप नई एसेट्स में जो गेन इन्वेस्ट करेंगे प्लस डिपॉजिटेड इन कैपिटल गेन अकाउंट। सपोज आपको 6 लाख रुपए का गेन आया, लास्ट हमने एग्जांपल में दिया था, उसमें से आपने 2 लाख रुपए का नया प्लॉट खरीद लिया और 4 लाख रुपए आपने कैपिटल गेन अकाउंट में डाल दिए, तो पूरे 6 लाख रुपए आपने कैपिटल गेन जो था उसको यूज़ कर दिया, तो पूरे 6 लाख का आपको डिडक्शन मिलेगा। अब यहाँ एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो भी आप नई एसेट परचेज करेंगे उसको परचेज की डेट से 3 साल तक उसको सेल